हेलो सर, मैं शिवाजी नगर स्टेशन के बाहर से बोल रही हूँ। सर, यहाँ पे रेल की पटरी पे एक लड़की आत्महत्या करने आई है। सर आप प्लीज सर जल्दी आ जाइए सर आप। सर ट्रेन के कटने से चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका है और लाश के आसपास ये मोबाइल फोन और ये बैग, ये दोनों बरामद हुए हैं। और इस आईडी कार्ड से पता चला है कि लड़की का नाम अमृता अश्विन प्रधान है। अमृता अश्विन प्रधान, इसके फोन के कॉल लॉग में चेक करो, किसी ना किसी घरवाले का नंबर तो जरूर मिलेगा। उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करो और बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलवाओ। अच्छा, वो आत्महत्या की जानकारी देने के लिए कॉल आया था, उसकी डिटेल निकालो, पता लगाओ वो कॉल कहां से और किसने किया था। सर सर सुसाइड के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जो फोन आया था वो शिवाजी नगर स्टेशन के बाहर एक जनरल स्टोर पर लगे पीसीओ का नंबर है, पर पता ये नहीं लग पाया कि फोन आखिर किया किसने था। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। बस साहेब, ती आमच्या अमृताच आहे, पर उसने अपनी जान क्यों ली ये समझ में नहीं आ रहा। उसने अपनी जान नहीं ली, आपकी सख्ती ने उसकी जान ली। हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लो खुश हो जाओ। चले गए हम सबको छोड़कर, पहले उसने अपनी जान। साहेब मला सांगा, बच्चों की भलाई के लिए बोलना गुनाह है क्या? कोई माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र नहीं कर सकते क्या? इसका मतलब ये थोड़ी कि जाके जा। सर मुझे लगता है कि ये सुसाइड केस ही है। हाँ, लड़की ने माँ बाप के प्रेशर में तंग आकर जान दे दी होगी। अक्सर इस तरह के केस आते रहते हैं जहां माँ बाप अपने बच्चों पर सपने थोपने लगते हैं और बच्चे तनावग्रस्त होकर जान देने पर मजबूर हो जाते हैं। अमृता जो अपनी मौत का स्वांग रच रही थी, उसे आत्महत्या साबित करके दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना चाहती थी, पर क्यों कर रही थी वो ऐसा? और कौन था वो शख्स जो इस पाखंड में उसकी सहायता कर रहा था? ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? अमृता के इस स्वांग के पीछे मंसूबे कुछ और ही थे,
जो इस षड्यंत्र के राजदार थे। क्या उस पर कोई पारिवारिक दबाव था जिससे वो बचना चाहती थी, या फिर ये किसी आपराधिक गतिविधि की एक शुरुआत थी? और जिस लड़की को उसने अपने कपड़े पहनाए थे, क्या उसकी हत्या भी उसी ने की थी? कहानी यहां से खत्म नहीं शुरू हुई थी। 6 महीने बाद मुंबई पुलिस को भी कुछ ऐसा मिला था जो ये साबित करता था कि पुणे में जो हुआ था वो इसी कहानी का एक हिस्सा था। साहेब ही पायावर जाते तिकडेच बॉडी सापडल्या। सर ये देखिए। पाटिल मैडम, पुणे पुलिस ने जिस अमृता को 6 महीने पहले मृत घोषित कर दिया था, वो आज फिर मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर मृत पाई गई। अगर ये अमृता थी तो फिर मोहिनी और अश्विन ने उस लड़की को अमृता क्यों माना जो रेल की पटरी पर मृत पाई गई थी? माँ बाप से अपनी बेटी को पहचानने में क्यों और कैसे भूल हुई? और चूंकि मुंबई पुलिस के पास इस लड़की की कोई पहचान नहीं थी, इसलिए तहकीकात का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अमृता ने अपनी मौत का ये नाटक क्यों खेला, और कौन थी वो लड़की जिसे पुणे में अमृता ने अपनी पहचान दी थी? और आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या घटा कि जिससे आज अमृता खुद एक लाश बन चुकी थी? सर, उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका मर्डर आज सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में हुआ है। पेट पर 3-4 बार चाकू से वार किया गया है। पता चला कौन ही है? किसी ने पहचाना उसे? नहीं सर, जहां पर लाश मिली उस एरिया में हमने पूछताछ की, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं जानता। यहां तक कि इस लड़की को पहले उस एरिया में कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब ये बाहर की एरिया की है, वरना ऐसे सुनसान रास्ते पे क्या करती? हाँ, एक काम करो, इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और सारे अखबारों में भी छपवा दो। कोई ना कोई तो मिलेगा उसे पहचानने वाला। ओके सर। सर, ये आदमी पान के दुकान पे खड़ा था। उस लड़की का अखबार में फोटो देख के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने पूछा पहचानता है इसे, तो साफ साफ नहीं बोला, इसलिए इधर लेके आया। तो बोलेगा या हम उगलवाएं? नहीं साहब अपन तभी बोला था और अभी भी बोलता है। अपन खाली 1-2 बार देखा था उसको, अपन पहचानते नहीं उसको साहब। तो बताना कहाँ देखा था उसे? साहब वो बैंड्रा का वो रेड लाइट एरिया में देखा था साहब उधर ही धंधा करती है वो। जानते हैं इसे? नहीं। पता था तो यही बोलेगी। बाहर जो तेरी 4 लड़कियां खड़ी है ना, उन्होंने पहचाना है इसे। अब ये मत बोल कि ये लड़की तेरे पास काम करती थी और तुझे पता भी नहीं। हाँ, 3 दिन थी इधर। अमृता नाम था लड़की का। बहुत कोशिश की काम पे लगाने की, लेकिन भाग गई। मेरा सब पैसा पानी में चला गया। मतलब 17 तारीख को 50,000 देके मैंने उसको खरीदा था। सूरत अच्छी थी, सोच लिया अच्छा कमाएगी, लेकिन बुद्धल भी नहीं मिली। और वो भाग गई और तुझे इतना गुस्सा आया कि तूने उसे मार दिया, वो भी इतने बेरहमी से। नहीं साहब, मारना वरना हम लोग काम नहीं करते। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। सब मेरा पैसा नल्ली खाते में चला गया। कितनी तारीख को भागी थी यहां से? 20 तारीख को। सर, जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसका नाम अमृता था और 17 नवंबर से 20 नवंबर की रात तक वो चकले में थी। उसके बाद वो वहां से भाग गई। फिर वो कहां गए किसी को कुछ नहीं पता। हेलो, हाँ ओके, ठाणे पुणे निकलना है। शायद मुंबई मध्ये आमचे काही नातेवाईक राहतात। उन्होंने पेपर में फोटो देखा और हमें इन्फॉर्म किया। पहले तो हमारा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब
फोटो देखा तो लेकिन आपका तो कहना था कि अमृता 6 महीना पहले मर चुकी। तेज से समझत नहीं है साहब। कल जो मरी अगर वो मेरी बेटी है तो 6 महीने पहले जिसका दाह संस्कार मैंने किया वो कौन थी? और अगर ये अमृता है तो वो 6 महीने से कहां थी? ना वो मिलने आई ना उसने फोन किया। आपकी बेटी का किसी के साथ अफेयर वगैरह था? नहीं सर, मेरी बच्ची बहुत सीधी थी। अगर उसका किसी से अफेयर होता ना तो वो मुझे जरूर बताती। किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? झगड़ा, दुश्मन? साहब, एक विशाल नाम का लड़का था, वो अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसे बहुत परेशान करता था। एक दिन तो मैंने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ा था। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, भवानी कहीं का शूटिंग कर रहा है लड़कियों की। देख, झूठ मत बोल, मुझे अमृता ने सब कुछ बताया है। अगर उसके पीछे पड़ेगा, उसके आसपास भी दिखेगा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थप्पड़ होगा तेरे को। भाग! कथा खाई का। उसके बाद अमृता ने विशाल की कभी कंप्लेंट नहीं की। मुझे लगा वो सुधर गया होगा, लेकिन उसके 1 महीने बाद अमृता की डेड। ये दूसरी लड़की को आप लोगों ने अमृता कैसे मान लिया? साहब, उसका चेहरा बहुत बिगड़ गया था और उसके कपड़े और उसके चीजों से हमने उसे पहचान लिया। पता नहीं सर, कौन लड़की थी जिसे हम अमृता समझ बैठे। अरे मुझे डर लग रहा है यहाँ पे काम चल रहा है, कोई नहीं आता। कोई आ गया यहाँ पे? कोई नहीं आता यहाँ पे। डर लग रहा है, प्लीज यहाँ पे कोई तो है। अमृता के पिता अश्विन के मुताबिक विशाल नाम का लड़का उसे तंग कर रहा था और रेड लाइट एरिया की अक्का ने भी बताया था कि हाँ साहब, विशाल नाम का लड़का था, वो लड़की को उसने मेरे पास भेजा था। सर, 6 महीने पहले विशाल ने अमृता को प्रपोज किया। अमृता ने मना कर दिया और इसीलिए बदला लेने के लिए विशाल ने अमृता को किडनैप किया और बाद में अक्का को जाकर भेज दिया। राणे, अमृता अक्का को 17 नवंबर को बेची गई थी। सवाल ये उठता है कि 17 मई से 17 नवंबर तक वो कहाँ थी? क्या वो विशाल के साथ थी? विशाल उसे यूज कर रहा था या वो मुंबई अपनी मर्जी से आ गई थी और बाद में जब विशाल पुणे से मुंबई आया तो उसकी नजर उस पर पड़ी? लेकिन दोनों ही सूरत में इस विशाल तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि फिलहाल यही वो एक कड़ी है जो इस केस की छानबीन को आगे बढ़ा सकती है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी विशाल के अलावा उनके पास और कोई नहीं था जो इस केस को दिशा दे पाए। इसलिए पुलिस ने विशाल को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। अमृता के कॉलेज के दोस्तों ने पुलिस को यह जानकारी दी कि विशाल कॉलेज की सामने वाली चाय की दुकान पर खड़े होकर अक्सर अमृता को छेड़ता था। पुलिस को चाय की दुकान से विशाल के घर का पता मिला और बिना देर किए पुलिस उस चौल में पहुंची जहां विशाल रहता था। हा विशाल इथेच राहतो ना? हो, भाड्याने राहतो, पण गेले 6 महिने आला नाही ते. घरमालक कुठे राहतात? हो, ते खाली राहतात. पुणे की चौल को छोड़े हुए विशाल को 6 महीने हो चुके थे और मुंबई में उसे ढूंढना घास के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर था। पर विशाल के एक मकान मालिक के रेंट एग्रीमेंट में से मिली एक फोटो को पुलिस ने सर्कुलेट कर दिया था। अमृता की पहचान के बावजूद वो 6 महीने तक कहां थी, उसके साथ क्या हुआ था, ये एक रहस्य बना हुआ था। और दूसरी तरफ था वो बच्चा जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कैद था। इन्हीं सवालों के घेरे के बीच पुलिस के हाथ आशा की एक किरण लगी। सर, कांदीवली कॉम्प्लेक्स में हमारा पेंशनर क्लब है। मैंने वहां से इस लड़की को कई बार आते जाते देखा है।
मुझे लगता है ये वहीं कहीं रहती होगी। थैंक यू सर। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ साहब, ये मैडम को इसी सोसाइटी में देखा था, फ्री विंग फ्लैट नंबर 403। दादा वापस ले लीजिए। आप तो बोले थे इधर ही। हाँ दादा, लेकिन जो काम यहाँ था वो हो चुका है, आप वापस ले लीजिए। जी, किससे मिलना है आपको? आपसे कुछ बात करनी है। इसे पहचानते हैं? सर ये अमृता है, हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट थी। थी मतलब? उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए हमने निकाल दिया। घर पे रखने से पहले पता नहीं किया था कौन है, कहां से आई है? वैसे इतनी अनजान थी तो यहां तक पहुंची कैसे? सर, हमने पीजी के लिए पेपर में ऐड दिया था, उसे देखकर वो आई थी, और जब आई थी तब शरीफ लग रही थी, और वैसे भी चेहरा देखकर थोड़ी ना पता चलता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। घर देख के तो लग रहा है आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, पर क्या इतना नहीं पता किसी अनजान को घर पे रखते तो पुलिस को खबर करते हैं? वैसे अखबार में जो इश्तिहार दिया था वो देख सकता हूं? अखबार में छपे इस इश्तिहार को देखकर तो लग रहा है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन आसपास पूछताछ करो, हो सकता है किसी से दोस्ती हुई हो, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, और ये भी पता करो कि देशमुख फैमिली के बारे में पड़ोसियों की क्या राय है। ओके सर। देशमुख फैमिली को काफी टाइम से जानते हैं सर, अच्छे लोग हैं, पर लड़की के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आते जाते दिखती थी, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी वो। बोलचाल में अच्छी थी, 4 महीने यहाँ रही होगी। मैंने तो कई बार उसे दूसरों की मदद करते हुए देखा है। कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थी वो, और मिडिल क्लास वाले लोगों को तो ये बात हजम होती नहीं है। सर बहुत लोग तो उसके पीछे पड़े थे, कुछ लोग तो उसको देख के आके सेकते थे। सर जब हमको पता चला कि ये संकेत की गर्लफ्रेंड है तो हम लोग सब पीछे हट गए। ये संकेत कौन है? सर जिनके घर में पीजी में रहती थी उन्हीं का छोटा लड़का है। क्या भाई, कैसे हो? बस भाई बढ़िया। सिगरेट ले अपना, लाइटर ले। थैंक यू। संकेत देशमुख? सर लड़की बहुत हॉट थी सर, मैं क्या उसके चक्कर में कोई भी गिर जाता सर। मेरा नसीब अच्छा था कि वो मेरे घर रहने आई थी। मैंने उसे पूछा, वो मुझे हाँ बोली, हमारा अफेयर शुरू हो गया। तो मिस्टर कूल, अब कूली ये भी बता दे कि मारा क्यों उसे? सर मैंने नहीं मारा उसे, बल्कि मुझे ये पता चला कि उसको एक बॉयफ्रेंड है, तो मैं हट गया वहां से। क्या? और एक बॉयफ्रेंड? हाँ सर, मैं तो अभी अभी बॉयफ्रेंड बना था उसका। मुझसे पहले और एक बॉयफ्रेंड था उसका, पुणे से चक्कर चल रहा था। विशाल नाम था उसका। एक विशाल नाम का लड़का था, वो अमृता के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। क्या वही लड़का है? हाँ सर। सर इस विशाल के बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये विशाल खुद एक पहेली है। अमृता के बाप ने बताया कि विशाल उसे तंग करता था, बाद में लगा कि किडनैप करके वही लाया था। रेड लाइट एरिया की अक्का ने भी बताया कि विशाल ने उसे बेचा था। विशाल नाम का लड़का था, वो लड़की को उसने मेरे पास बेचा था। और ये संकेत, इसका कहना है कि विशाल उसका बॉयफ्रेंड था। अब ये सच्चाई तो विशाल ही हमें बताएगा। इसका कुछ पता चला? नहीं सर, विशाल के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ना एक काम करो, उस अभिषेक और संकेत का मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। पता करो कि किस तारीख को जब अमृता का कत्ल हुआ था दोनों कहां थे और क्या कर रहे थे। ओके सर। सर अभिषेक और संकेत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन उससे हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि 21 तारीख को जिस वक्त अमृता का कत्ल हुआ उस वक्त सांता क्रूज हाईवे तो क्या उसके आसपास भी ये दोनों नहीं थे। सर अमोली पुलिस स्टेशन से फोन आया है, विशाल उनके लॉकअप में बंद है। यही है?
यस सर, यही है विशाल। कब से बंद है यहाँ? 1 मिनट सर। सर 18 नवंबर से। हरीश्वर? यस सर। किस जुर्म में? बार में दारू पी के मारपीट कर रहा था और काफी तोड़फोड़ भी की। साहब मैं शादी बनाना चाहता था उससे, पर वो ना की मेरे को। फिर भी मैं ट्राई किया, फिर बाद में पता चला कि सुसाइड की वो। फिर मैं एक बार मुंबई आया तो देखी वो मेरे को, पूरा खुन्नस निकाला उस पे, सोया उसके साथ, फिर जाके उसको वो अक्का के उधर बेच दिया। तेरी बाप की प्रॉपर्टी थी वो जो तूने उसे बेच दिया? खुन्नस में उसके साथ सोया, बेचा, इतना ही नहीं तूने उसे मार भी दिया। नहीं साहब, मैं उसको नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ साहब। तूने नहीं मारा तो किसने मारा? तेरे अलावा भी किसी के साथ अफेयर था उसका? किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? साहब ये सब कुछ मेरे को नहीं मालूम, मैं तो अपना काम किया और निकल लिया साहब। तुमने जितनी बात हमें बोली है, एक भी झूठी निकली ना तो सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या होगा। अरे साहब मैं झूठ काहे को बोलूंगा साहब, पहला इधर पड़ा हुआ, उधर से और किधर जाऊंगा मैं? अब तेरे ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगेगा, तब तेरे को समझ में आएगा तू कहां जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विशाली 18 नवंबर से बंद है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसने खून किया होगा। अभिषेक और संकेत के खिलाफ भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है जिसने अमृता को मारा, तो वो कौन है? उसने क्यों मारा उसे? अमृता के कत्ल को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। और दूसरी तरफ वो बच्चा अधमरी हालत में भी मौत से लड़ रहा था। आखिर उस बच्चे का अमृता से कोई संबंध था भी या नहीं? और इस पूर्वा का सच क्या था जिसे अमृता की मौत ने इतना बेचैन कर दिया था कि वो अपने आप को घाव पर घाव दिए जा रही थी? और इन्हीं सवालों के बीच पुलिस को एक नई जानकारी मिली। साहब आपके कहने पर गुलमोहर सोसाइटी का एक एक इंच जाड़ी मारा। एक काम वाली भाई है, उसके पास आपके काम का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। राणे। ओके सर। साहब मैं गुलमोहर सोसाइटी में घर काम करती है। कुछ महीना भर पहले मैंने संकेत भाऊ और वो लड़की को सोसाइटी में देखी। झूठ? निकल जा अभी कभी, इस सोसाइटी में फिर से नहीं दिखनी चाहिए तू। और नहीं निकलूं तो क्या कर लेगा? जान से मार दूंगा तुझे, समझी? तेरे मुंह पे बोल रही नहीं जाऊंगी, कर ले जो करना है, दिखा मार। तो क्या उसके बाद वो घर छोड़ के चली गई? नहीं साहब, वो तो उधर आराम से रही। साहब ये देशमुख लोग का नाटक मुझे कुछ समझ में नहीं आया साहब। अब मैं इतने साल से उनके घर काम की, लेकिन मुझे कभी दिवाली की बख्शिश नहीं दी साहब उन्होंने। और वो लड़की को इतने दिनों से बिठा के वो मुफ्त में खिला रहे थे। मेरे को शक हुआ, इसलिए मैंने सोचा आपको बोल दूं। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना साहब। अच्छा, फर्ज या बदला? ठीक है, तुम जा सकती हो। जी साहब। सर रुको ना सर। सच बता। सर हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी वजह उसका बॉयफ्रेंड नहीं था सर। तो कौन था? सर एक्चुअली एक दिन मैं शाम को घर पे जल्दी आया था, चाबी से डोर खोला और अंदर गया तो देखा किसी धोखे जलेसी की वजह से तूने उसे मार दिया। सर मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन मौका मिलता ना तो उसे जरूर मार देता। तेरा झगड़ा तेरी भाई की वजह से हुआ था ना? फिर उस दिन विशाल का नाम क्यों लिया? क्यों बोला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? सर एक्चुअली भाई का नाम लेते तो फैमिली का नाम बदनाम हो जाता ना सना। सर लेकिन अमृता ने खुद उसके बारे में बताया था मुझे। मैंने उनको 1-2 बार साथ में भी देखा है सर। बस इसी का फायदा उठाने की कोशिश की मैंने। छोड़ रहा हूं अभी, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। ले जाओ उसे। सर हाँ सर। जैसे जैसे अमृता की इंफॉर्मेशन आती जा रही है, बावजूद इसके कि उसने खून किया था, शक बदलता जा रहा है कि वो विक्टिम है।
मुझे तो लगता है 6 महीना पहले इसने खुद अपनी मौत का नाटक किया था और यहां आके इन दोनों भाइयों को फंसाया। बस सवाल ये उठता है कि क्यों फंसाया, मकसद क्या था उसका? सर इसका पता हमें अभिषेक से लग सकता है। नहीं यार, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इन भाइयों का झगड़ा खत्म ही नहीं होता। पता नहीं काम फिर से कब स्टार्ट हो जाएगा। अब सब क्लाइंट को वापस से झेलना पड़ेगा। झूठ बोलना बंद करा, वरना अगर हम बुलवाने पे उतर हो गए ना तो बहुत भारी पड़ेगा। बोल। साहब इसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़की ऐसी थी कि कभी एक हाथ से ताली बजती देखी है आप लोगों ने? साहब आप सोच नहीं सकते वो कैसी लड़की थी। उसने जानबूझकर उसे फंसाया है, वो आई इसीलिए थी। अच्छा, उस दिन तो आप कह रही थी कि आप उसे पहचानती नहीं है। आपने अखबार में इश्तेहार दिया था इसलिए वो पीजी बन के आई। साहब झूठ बोला था साहब, वो खुद नहीं आई थी, पूर्वा उसे लेकर आई थी। कौन पूर्वा? सर, पूर्वा मेरी बीवी है। मतलब थी, अब हम लोग अलग हो चुके हैं। पूर्वा जानती थी कि हमने पेपर में पीजी के लिए ऐड दिया है, तो एक दिन शाम को वो अमृता को लेकर आ गई। ये मेरी भांजी है अमृता। भांजी? हमारी शादी में दिखी नहीं कहीं। वो उस टाइम ये दूसरे शहर में पढ़ रही थी ना, और इसके एग्जाम्स भी चल रहे थे, और अभी यहाँ मुंबई भी पढ़ाई के लिए आई है। अच्छा, मग राहणारच कुठे? बाबा, अभी तो अमृता का रहने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर आप सब परमिशन दे और कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये यहीं रह जाए। अरे प्रॉब्लम क्या होगी, इतना बड़ा घर है, सिर्फ 5 ही लोग रहते, तुम आराम से रह सकती हो। बहू के रिश्तेदार है, ये सोचकर हमने उसकी मदद की, घर में रख लिया, पर उसने तो हमारा घर ही बर्बाद कर दिया, मेरे दोनों बेटों की जिंदगी खराब कर दी। आपने पूर्वा से कभी बात नहीं की? इससे क्या बात कर रही सर? वो खुद ही बाहर कुछ और ही गुल खिला रही थी। आपको कैसे पता कि पूर्वा का बाहर अफेयर चल रहा है? सर, वो इतनी बेशर्म थी कि पति के घर पे होते हुए भी उसका बॉयफ्रेंड उसको दिन रात फोन करता था। देखो, सुनो मेरी बात और समझने की कोशिश करो। तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्लीज मुझे बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो, मेरे हस्बैंड को मुझ पे शक हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, अंधा फेरा समझ रखा है मुझे। पति के सामने किसी और से अय्याशी कर रही हूं, बेशर्म कहीं की। कहां जा रही? उसके पीछे पीछे भागती हूँ। मैं भी तो हूँ यहाँ। वो तुम्हारी परवाह नहीं करती तो क्या हुआ? मैं तो करती हूँ ना, लेकिन तुम हो कि मुझे देखते तक नहीं। आपको पता था किससे बात करती थी वो? सर, एक विशाल नाम का आदमी था। इसका मतलब विशाल ने हमसे झूठ बोला। अमृता को यूज करने और भेजने के अलावा भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी। वो जानता था कि अमृता कहाँ है और क्या कर रही है। सर, इसका मतलब है उसने हमसे ये भी झूठ बोला कि वो अमृता के साथ प्यार करता है, क्योंकि अगर वो वाकई में अमृता के साथ प्यार करता तो पूर्वा को फोन के ऊपर फोन करने का मकसद क्या हो सकता है? अब ये मकसद तो वही हमें बताएगा, क्योंकि ये बात तो साबित हो ही गई है कि मई में अमृता के साथ वो मुंबई आ गया था। राणे, इस विशाल और पूर्वा दोनों से पूछताछ करनी पड़ेगी। हाँ हेलो, ओके ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। यूटर्न ले। सर, ये बच्चा 8 दिन पहले कांदोली के सीबीएसई स्कूल से किडनैप हुआ है, और इस केस के लिए पुलिस को एक लड़की की तलाश है, और ये रहा वो लड़की का स्केच। और सर, ये स्केच अमृता के चेहरे से मैच करता है। सर, लेकिन अमृता किसी बच्चे को किडनैप क्यों करेगी?
इसी बात का तो पता करना है, इसने किडनैप क्यों किया और कहाँ रखा है इसे। सर, अगर अमृता ने किसी बच्चे को किडनैप किया है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमृता को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। जी कहिए। पूर्वा है, बात करनी है उससे। जी वो आई, कौन है? पहचानती हो इसे? हाँ, कौन है ये? मेरी भांजी अमृता। पर इसकी माँ का कहना तो कुछ और है। सर, पूर्वा नाम की मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ, अमृता के एक प्रोफेसर का नाम पूर्वा जरूर है। अब भी झूठ बोलने का इरादा है? सर, एक्चुअली अमृता मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन अगर उसकी ये पहचान मैं अपने ससुराल वालों को बताती तो वो लोग उसे वहां रहने नहीं देते। बस इसलिए मैंने झूठ बोला। तुम्हें पता था? पूना से मुंबई वो अपनी मौत का नाटक करके आई थी। हाँ साहब, मालूम था मेरे को। करड़े, तब्येत पाहुणचार द्यायला, फिर एक ही बार में सब कुछ सच बोलेगा। नहीं साहब, नहीं। साहब बोलता हूँ साहब, लड़की मेरी पहचान की थी, मैं ही लाया था उसको और मैंने ही मारा था। फिर हम दोनों ने उसके कपड़े बदली करके अमृता का सामान के साथ उसको पटरी पे फेंक दिया था साहब। फिर हम दोनों साथ में इधर मुंबई आके साहब। ये सारा प्लान किसका था? मैं ही बनाई थी साहब, मैं तो बस उसका साथ दे रहा था। लेकिन अमृता मुंबई क्यों आना चाहती थी? आना नहीं सर, वहां से भागना चाहती थी। अमृता का बाप बहुत ही नीच आदमी है, अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता था, इसीलिए वहां से भाग जाना चाहती थी। इंस्पेक्टर वागले, मिसेस प्रधान से एक इंफॉर्मेशन कंफर्म करे कि वो लड़की अगर अमृता से प्यार करता था तो पूर्वा का प्रेमी बन के उसे फोन क्यों करता था? अमृता को पूर्वा का घर तोड़ना था, क्यों तोड़ना था ये वो मेरे को भी नहीं बताई। बस बोली अगर मैं उसका घर तोड़ा तो वो मेरे से शादी बनाएगी। मैं उसकी बात में आ गया साहब, और वो जो बोली वो किया। उसने तुम्हारा घर तोड़ा, तुम्हारा पति छीना, और इस बात का बदला लेने के लिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने अमृता को नहीं मारा है। मिसेस प्रधान का कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं। मिस्टर प्रधान ने अपनी बेटी के साथ ऐसी कोई भी घिनौनी हरकत नहीं की है। मेरी बेटी को मत छोड़ दीजिए सर। ठीक है, आप दोनों डिसाइड करें कि सच कौन बोलेगा। सर, अमृता और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। स्टूडेंट टीचर के बाद हम दोनों दोस्त हुए, उसके बाद हम बिस्तर, हम दोनों के बीच नाजायज संबंध थे सर। सर, हम दोनों लेस्बियन थे, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश, बहुत ज्यादा खुश। लेकिन माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती अभिषेक के साथ करा थी, और ये बात अमृता को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। इसी बात का बदला लेने के लिए अमृता मुंबई तक चली आई थी। उसने विशाल नाम के किसी आदमी के साथ मिलकर मुझे बहुत फोन करा है। हेलो, प्लीज मुझे फोन कर करके परेशान करना बंद करो। बेशर्म कहीं की। मेरा घर तोड़ दिया सर। साहब, जब मेरे को मालूम पड़ा कि अमृता और पूर्वा का वो समलैंगिक टाइप का रिश्ता है, मेरी खोपड़ी कसम गई साहब। मैं बोला उसको छोड़ूंगा नहीं तेरे को, फिर वो बोली वो मेरे को 5 लाख रुपए देगी ये काम का, और वो कोई बच्चा भी उठाई थी साहब, पर बोली पैसा 2 दिन बाद मिलेगा। मेरे को भरोसा नहीं हुआ साहब, इसलिए मैं 17 तारीख को उसको बेहोश करके आका के उधर बेच आया। उसके बाद उसका क्या हुआ मालूम नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं अमृता को नहीं मारा साहब। अगर अमृता ने और मैंने वो एक गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज हम सब लोग खुश होते और अमृता भी जिंदा होती। मैंने अपने आप को सजा देने की बहुत कोशिश की सर,
मगर हार गई। बहुत हुआ तुम्हारा झूठ और इमोशनल ड्रामा। पार्टी मैम, अरेस्ट करो, लेके चलो इसे। ये देखो, तुम्हारे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और एसएमएस जो तुमने अमृता को भेजे थे, इससे ये साबित होता है कि तुम इससे तंग आ गई थी और इतनी परेशान हुई कि तुमने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है उसे। सर, इस मोबाइल के लोकेशन से नई बात सामने आई है। मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। चुपचाप बैठो, अंदर इंक्वायरी चालू है। उसने कुछ नहीं किया। ये सच नहीं बोलेगी ऐसे। मारो इसे। उसे मत मारो, चुपचाप बैठो। मत मारो उसे। सर छोड़ दीजिए सर, मैंने नहीं मारा। सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। सच बोल। उसने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया है। मैंने मारा है अमृता को। आइए संगीता जी, हमने पूर्वा को मारने का नाटक सिर्फ इसलिए किया कि आप सच बोले। 21 नवंबर सांता क्रूज हाईवे, जिस वक्त अमृता का कत्ल हुआ, उस वक्त सिर्फ आपका मोबाइल लोकेशन वहां का दिखा रहा है। 21 नवंबर की सुबह अमृता हमारे घर आई थी, डरी थकी सहमी हुई सी। उसे देखकर मुझे तरस नहीं आया। आंटी, पूर्वा किधर है? पूर्वा जहां भी है उसे वहां रहने दो और अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जाओ। उसका घर तोड़ चुकी है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अब और क्या चाहिए तुझे? जाओ, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार मेरी बेटी के आसपास भी दिखी भी तो जाओ, दफा जा। एक मिनट प्लीज। अमृता चली तो गई, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं था कि वो मेरी पूर्वा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं जानती थी वो बहुत जिद्दी है, इसलिए मैंने तय किया कि वो पूर्वा की जिंदगी दोबारा बर्बाद करे, इसके पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैंने उसका पीछा किया। वो अचानक सांता क्रूज हाईवे पे ऑटो से उतरकर सुनसान गली में जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और मौका मिलते ही मैंने उसे मार दिया। सांता क्रूज हाईवे पे उतर के सुनसान रास्ते पे क्या करने गई थी? और वो कोई बच्चा भी उठाई थी साहब। ये बच्चा 8 दिन पहले कांदोली के सीबीएसई स्कूल से किडनैप हुआ है और इस केस के लिए पुलिस को एक लड़की की तलाश है और ये रहा वो लड़की का स्केच। राणे, मर्डर स्पॉट के आसपास की सारी जगह छान मारो, बच्चा यहीं मिलना चाहिए। चलो। आखिरकार पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ निकाला। इतने दिन भूखे प्यासे रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि उसे जिंदा बचा लिया गया था। अमृता की आपराधिक सोच का नतीजा बेचारे इस मासूम को भी भुगतना पड़ा। संगीता को अमृता के कत्ल के लिए और विशाल को अमृता को बेचने और अमृता के स्वांग के लिए एक लड़की को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। रिश्तों को नैतिकता और अनैतिकता के तराजू में तोलने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि अमृता और पूर्वा जैसे लोग भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। जरूरत है समझने की, बदलते समाज के बदलाव को अपनाने की, और अमृता जैसे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि गलत कदम से आप कभी भी सही मंजिल नहीं पा सकते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।
कहते हैं रिश्तों के बिना जिंदगी बेमतलब है, पर फिर भी हम सब की जिंदगी को उलझा देते हैं रिश्ते। पर एक सवाल मन में आता है कि रिश्ते हमें उलझा देते हैं या हम रिश्तों को उलझा देते हैं। पहेली जैसा लगता है ना ये, लेकिन सच है। जहां रिश्ते हैं वहां प्यार है, वहीं गलतफहमियां हैं, मोह है, एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन कभी कभी ये जरूरत इतनी हावी हो जाती है कि इंसान इन रिश्तों को इस्तेमाल करने लगता है, और जब ऐसा होता है तब अक्सर किसी जुर्म के होने की आशंका जन्म लेती है। कौन थी ये मां जो अपनी जान देने पर तुली थी, जिसे लगता था कि उसी की वजह से उसके बच्चे की जान गई है? क्या वाकई उसने अपने बच्चे की जान ली थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? मेरे बच्चे को ढूंढिए प्लीज, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अच्छे से चेक करो, ऊपर देखो ऊपर। अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे ने पहना क्या हुआ? उसने व्हाइट और ऑरेंज कलर का जंपसूट पहना था। मैंने पहना था उसे क्योंकि नींद नहीं आई थी ना। बेबी अच्छे से सो जाना। हाँ बिट्टी, हाँ चलो ना, देर हो रही है। हाँ बस हो गया बेबी, मम्मा पापा बस बाजू में। हाँ तुम चुपचाप अच्छे से सो जाना। बिट्टी चलो, सो गया वो। हाँ बस आ रही, बस हो गया। आप अपने 5 महीने के बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर चले। सब पड़ोस में गए थे, आप एक सीसीटीवी कैमरा पे भाई बच्चे पे नजर रखने के लिए। एक्चुअली हमारे नेबर ने हमें डिनर पर इनवाइट किया था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें हमारे बच्चे को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। I never wanted to go। मानो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कहा था क्योंकि सुमन रुकने के लिए तैयार हो गई थी। अब सुमन रुक नहीं रही है तो हम अपने ध्रुव को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। पास में तो जा रहे हैं दीप्ति, कौन सा दिल्ली जा रहे हैं हम? मुझे कुछ नहीं पता। उनकी एनिवर्सरी के लिए हम अपने ध्रुव को अकेला छोड़ दे? नहीं यार, अब मुझे गिल्टी फील मत करवाओ यार। मैं भी बाप हूँ, फिक्र है मुझे उसकी। और समझती क्यों नहीं हो यार? टर्न बाय टर्न आके देखते रहेंगे हम। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पे देख सकते हैं कैसा है वो। और बेडरूम में कैमरा क्यों लगवाया हमने, बता? मेरा मन नहीं मारा, मुझे नहीं जाना। लिसन टू मी। तुम्हारा बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कुछ समय तुम ध्रुव से अलग बिताओ। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो प्लीज। सर, घर में फोर्स एंट्री हुई है, मेन डोर से नहीं लेकिन बैक डोर से। और बेबी कॉर पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वही वाईफाई से चलता है, किसी ने डिसेबल करके रखा है। और फैसिलिटी भी नहीं है रिकॉर्डिंग के, तो हमें फुटेज भी नहीं मिल सकता। आपने कैमरा लगवाया लेकिन रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं, क्यों? सर, कभी सोचा नहीं कि जरूरत पड़ेगी। और मोबाइल पे हम देख सकते हैं कि बच्चा सेफ है कि नहीं। मानो अब तुम्हारा टर्न है, जाके देख के आओ ना प्लीज। कहीं नहीं जा रहे, स्मोक करने जा रहे। मानो डोंट बी एंग्शियस, रिलैक्स। ये कनेक्शन किसने कहा? वाईफाई किसने निकाला है?
सब कुछ अच्छी तरह से प्लान था। किसी को पता था कि अगर वाईफाई डिसेबल कर दो तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि किसी की नजर आपके घर पर हो, कोई अपना कोई करीबी। क्या मतलब? सुजीत, इस बच्चे की तस्वीर को चारों तरफ सर्कुलेट करवाओ और इस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो, बारीक से बारीक चीज नोट करो। जाओ सब। आप ये बताइए, पिछले 2-3 हफ्तों में आपके घर में कोई आया था? I mean, कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कोई रिश्तेदार? मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, मेड को पता होगा, वो दिन भर घर में रहती है। सर, वो मेरे पति का ना तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए मैंने रात में आने के लिए मना कर दिया। साहब, मुझे कहाँ पता था कि ये लोग बच्चे को अकेला घर पे छोड़कर जाएंगे। मुझे लगा ये लोग पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। आप ही बताना साहब, ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ के कोई जाता है क्या? हमें घर की तलाशी लेनी है। पर क्यों साहब, मैं तो शाम से घर पे ही हूँ। क्यों? छुपाने जैसा घर में कुछ है क्या? साहब, वो घर पे नहीं है। नहीं है मतलब? बीमार है ना, फिर भी घर पे नहीं है। चौकीदारी की नौकरी है साहब, छुट्टी कहाँ मिलती है? सर, अंदर कुछ भी नहीं मिला, शायद छोड़ के मत जाना। आपने आखिरी बार अपने बच्चे को मोबाइल पर देखा ठीक 12:45 पर और आप अपनी पड़ोसन आयशा के साथ उसकी बालकनी में ठीक 1:15 पर गए। आपने कोई अजीब सी बात नोट की? शायद घर के आसपास कोई घूम रहा हो। वैसे सर, मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी, इतना ध्यान नहीं था मेरा। बच्चे को आखिरी बार आपने देखा था ना? हाँ, मोबाइल पर। वो सो रहा था? देखिए, ठीक से याद कीजिए, सो रहा था या? हाँ, वो सोया हुआ था, मैंने ठीक से देखा था। रात को 12 बजे मैंने उसे दूध पिलाया, वो रो रहा था। चुप! जब देखो तब तंग करते रहता है मुझे। चुप! वहाँ पर तेरे पापा उस आयशा के साथ, और तू यहाँ पर मुझे तंग कर रहा है। चुप! एकदम चुप! यहाँ सुना था मैंने उसे। सर, ये मेडिसिन मिला और ये संभव नहीं। ये दवा आपकी है? कल शाम को ली थी ये दवा आपने? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिप्रेशन की दवा है। माइल्ड से, और डिप्रेशन भी माइल्ड है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यही है ना आपको? हाँ, अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये दवा आपने शराब पीने से पहले ली। तो क्या हुआ? 1-2 ग्लास ही तो पिया था मैंने, ज्यादा तो नहीं पी थी ना। शायद आपको पता नहीं, ये दवा शराब के साथ लेना ठीक नहीं, सीधा दिमाग पर असर करता है। कहाँ कुछ याद रहेगा आपको? यहाँ मेरा बच्चा खोया है, आप मेरे प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा खोया है, वहां पर जाके ढूंढिए ना मेरे बच्चे को। हाँ, वो डिनर पे आए थे, हमने ही उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन हमें भी अजीब लग रहा था कि वो अपना बच्चा घर ही छोड़कर आ गए। इनफैक्ट हमने भी पूछा नहीं। दरअसल हम दोनों को बच्चे अच्छे नहीं लगते। मानव ने हमें बताया कि वो आपके साथ स्मोकिंग के लिए बाहर गया, लगभग ठीक उसी समय जब बच्चा गायब हो। हाँ, एक्चुअली विनोद स्मोकिंग करते। मुझे रात को प्यास लगी, मेरी नींद खुल गई। मैं जब पानी लेकर आ रहा था तो मैंने खिड़की से देखा कि पिछले रास्ते से एक गाड़ी आ रही थी। मुझे अजीब सा लगा। आपको ऐसा क्यों लगा? कोई बगैर हेडलाइट से रात में कार चलाता। देखिए, हो सकता है किसी ने फिरौती के लिए आपके बच्चे को उठाया। सर, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, बिजनेस भी ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, दीप्ति के पेरेंट्स अमीर हैं सर। मामा, मेरी मामा को देखता हूँ, क्यों नहीं? मामा, मामा, ये सब कैसे हुआ बेटा? दरअसल हम पड़ोस में गए थे। एक मिनट, दीप्ति बता रही है ना? हेलो हेलो, दीप्ति, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। सी देखिए, हो सकता है कि आपकी दुश्मनी के चलते किसी ने आपके नवासी को किडनैप कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने दामाद को जरा सा भी पसंद नहीं करते, राइट? जी हाँ, मैं अपने दामाद को पसंद नहीं करता हूं। वो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। और आपका नवासा? ये कैसा सवाल है? भले ही वो मानव का खून है, लेकिन ही इज माई फर्स्ट ग्रैंडसन। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई लव हिम वेरी मच।
थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। 6 बज गए माँ, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा। ले बेटा दवा खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा। दीप्ति, मैं आती हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना तुम्हें उस आशा के घर जाने का, उसके घर पार्टी करने का। देखो क्या हो गया, हमारा बच्चा खो गया, हमने हमारा बच्चा खो दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों किया ऐसा तुमने? मेरी गलती, मुझे नहीं जाना चाहिए था मेरे बच्चे को छोड़ के। देखिए मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो पेशेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार है। माइल्ड नहीं, एक्यूट। किस हद तक? वो कभी भी वायलेंट हो जाता है। थैंक्स। एक बात बताइए, हाँ जी। क्या कोई पेशेंट जानबूझ के पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाटक कर सकता है? देखिए सर, दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये बता सके कि पेशेंट फेक ड्रामा कर रहा है या फिर उसे एक्चुअल प्रॉब्लम है। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो रिपोर्ट के आधार पर ही करते हैं। ओके, थैंक यू। पिछले 3-4 महीने से सर वो टेंशन में थे, लोन भी अरेंज कर रहे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, अगर मैं कल रात रुक जाती तो ये सब नहीं होता। ज्यादा बकबक मत कर, जाकर अंदर काम कर। जी। रुकिए, हो सकता है कि ड्राइवर का कॉल, उसे कम से कम 30 सेकंड के लिए अपनी बातों में उलझाए रखिए ताकि हम उसे ट्रेस कर सकें। रिकॉर्डिंग शुरू करो। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, सुमन, इधर आओ। ये जंपर तो वही है जो ध्रुव ने पहना था। मिस्टर मानव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं? शायद 12 बजे जब मैं घर आई थी तब मैंने बदल दिया। मुझे आजकल कुछ ठीक से याद ही नहीं रहता। पता नहीं मैंने उससे क्या पहना था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। माना, देखिए प्लीज आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, प्लीज याद कीजिए, हो सकता है कोई ड्रेस मिसिंग हो। दीप्ति, बेटा आराम से खोजो, मिल जाएगा। माँ मैंने टेडी बेयर वाला नाइट सूट पहना था उसे। हाँ मुझे याद है। सुजीत, इस इंफॉर्मेशन को भी सर्कुलेट करवाओ। पहले ही हमारे हाथ से बहुत टाइम निकल चुका है। पता नहीं वाकई में इस औरत को याद नहीं या फिर जानबूझकर हमें गुमराह कर रही। सर, दीप्ति के डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी डिप्रेशन माइल्ड नहीं है, कभी भी वायलेंट हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि उसे याद ना हो। एक तो डिप्रेशन की दवा और ऊपर से शराब, कहां कुछ याद रहता है। अच्छा, वो मानव के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके बिजनेस डूबने के कगार पर, बहुत बुरी हालत है। उसने अपने लैपटॉप से पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में काफी जानकारी हासिल की है सर। यहाँ तक कि एक माँ कैसे अपनी बच्ची को मार सकती है उसे ये तक पता था। ये मानव जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। सुजीत, हो सकता है पैसे के लिए किसी ने अपने बच्चे को खुद ही किडनैप करवाया और इसकी बीवी भी इसके साथ शामिल हो। लेकिन सर, फिरौती के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं है। और अगर ये प्लान उन दोनों में से किसी का भी होता, पहले से ही कैसे पता होता कि नौकरानी छुट्टी लेने वाली है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरानी भी पूरे प्लान में शामिल है? सर, हम नजर रखे हुए हैं उस पर। सुजीत, ये भी तो हो सकता है कि दीप्ति ने डिप्रेशन में अपने ही बच्चे को मार दिया और मानव उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
जाने दो माँ, मुझे मारने दो माँ, मैंने अपने बच्चे को मारा माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तू अपने आप को ब्लैक कर बेटा, मेरी बात सुन, तू अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। आपका बिजनेस डूब रहा है और आपको लोन भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लिए आपने अपने ही बच्चे को किडनैप कर लिया? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मेरा बच्चा गायब हुआ है और आप मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप नहीं तो आपकी वाइफ, क्या वो ऐसा कर सकती हैं? जी नहीं, कभी भी नहीं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, काफी रिसर्च की है आपने इस पर? हमें आपके लैपटॉप से पता चला। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सीवियर डिप्रेशन में आपकी वाइफ किसी भी हद तक जा सकती है, सुसाइड कमिट कर सकती है, यहां तक कि अपने बच्चे की जान ले सकती है। सर आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? अगर मेरी वाइफ डिप्रेस्ड है तो क्या ही नेचुरल नहीं है कि मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, कुछ समझने की कोशिश करूंगा? और मुझे पूरी तरीके से पता है कि उसका डिप्रेशन वायलेंस की हद तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आपने हमसे कुछ छुपाया है। उस रात आप अपनी पड़ोसन आशा के साथ थे, ये आपने छुपाया हमसे, लेकिन उसने हमें बता दिया। मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना याद है कि मानव सादा पास आने लगे तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया। झूठ बोल रही है सर वो, पहले उसने की थी, मैंने तो उसे रोका था। क्या कर रही हो यार? मेरी वाइफ अंदर है, तुम्हारा हस्बैंड अंदर है। गोड़ू है। ये बात उस रात क्यों नहीं बताई आपने? कैसे बताता सर बीवी के सामने? एक तो मैं पहले से इतने नशे में था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आयशा ने इतना बड़ा झूठ बोला कैसे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि कौन सत्यवादी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये सारी प्लानिंग आयशा के साथ मिलकर की हो? सर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। बहुत प्यार करता हूं मैं दीप्ति और अपने बच्चे से, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और फ्लर्ट आयशा कर रही थी, मैं नहीं। आप मानव को अंदर बुलाइए ना प्लीज। आप टेंशन मत लीजिए, वो यहीं पे है। अच्छा आप हमें एक बात बताइए, जिस पड़ोसी के घर पे आप पार्टी में गई थी उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है? आपके पति का अफेयर चल रहा था आयशा के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच में कुछ नहीं है। आपने हमें बताया था कि आपको माइल्ड डिप्रेशन, लेकिन आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको सीवियर डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथों कुछ हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति ने आपको बचाने के लिए हमें कहानी बनाकर सुनाई हो? मेरी बात सुन, तू अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे मार नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां को होने वाला डिप्रेशन। दीप्ति इसी दौर से गुजर रही थी। हमारे देश में इस डिप्रेशन के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। बच्चे को जन्म देने के बाद हर औरत इससे गुजरती है। कुछ में ये फेज बहुत छोटा होता है तो कुछ औरतों के लिए ये दौर बेहद मुश्किल होता है। इसी अवस्था में घर से बच्चा गायब हुआ था। पुलिस को शक था कि इस केस में पति या पत्नी या दोनों ही शामिल हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी उन्हें एक झूठी कहानी लग रही थी। दिन गुजरते गए लेकिन बच्चे के मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे और ना ही बच्चे के माता पिता का इस केस में शामिल होने का कोई सबूत मिला था। और सबसे अचरज की बात तो यह थी कि फिरौती के लिए अब तक किसी का फोन नहीं आया था। पुलिस को लगा कि अब यहां कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। उनकी मानव के घर पर से नजर हटी और वही हुआ जिसकी पुलिस राह देख रही थी। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतनी खाली पेट दवाई कैसे लोगे? थोड़ा खा लो ना प्लीज। आपको मेरी बेटी की अगर इतनी फिक्र होती तो रात पार्टी पे अपने साथ क्यों लेकर गए थे आप? देखिए आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे तो एहसान होगा आपका। मैं भी जानता हूं और ये भी जानती हैं आप कितना हेट करते हैं मुझे। अगर मेरा बस चलता ना तो ये शादी में कभी होने ही नहीं देता। और एक बात बताइए, आज तक आपने मेरी बेटी को दिया क्या? हा? सिर्फ लेना है आपको, लेना। ऐसी कौन सी सोने की ईंटें दे दी आपने अपनी बेटी को? और कौन सा बाप अपनी बेटी की रस्सी में हेल्प नहीं करता बताइए? चुप करिए आप, मेरी बेटी की हालत खराब है और इस समय ये सब बातें। अरे दीप्ति बेटा
बच्चे को अगर जिंदा चाहते हो तो मारो। पुलिस को खबर मत करना और 3 करोड़ रुपए लेकर तैयार रखना। कब और कहाँ देना है जल्दी बताऊंगा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस को नहीं बताएंगे, अगर पुलिस को पता चलेगा तो मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। आप प्लीज पैसों का इंतजाम कीजिए ना प्लीज पापा। बेटा पैसों के बारे में बिल्कुल फिक्र मत, तुम उस पर छोड़ दो। तुमने तो डरा ही दिया। रवि, रवि कहाँ है? ध्रुव, ध्रुव, रवि, ध्रुव, रवि, बैग, बैग कहाँ? क्या कर दिया मैंने? हेलो पुलिस। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई क्यों? सर हम सब डर गए थे, धमकी ऐसी थी सर, अगर वो बच्चे को कुछ कर देता तो अब क्या हुआ? पैसे भी गए और बच्चा भी नहीं मिला। देखिए ठीक से सोचिए, याद कीजिए, आपने उसका चेहरा देखा था, कुछ तो याद होगा आपको। कुछ याद नहीं सर। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। चलो। सुजीत, मानव अपनी गाड़ी से निकला, दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन अपने पैसों का बैग वो अपनी ही गाड़ी में छोड़कर गया। क्यों? बिना पैसे दिए तो उसे बच्चा मिलने वाला था नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव को पहले से ही पता था कि दूसरे गाड़ी में कौन बैठा है? उसको लगा होगा प्लान के मुताबिक पैसे मिलते ही बच्चा वापस मिल जाएगा, लेकिन उस आदमी ने एंड मोमेंट पर उसे धोखा दिया। मानव की हर बात में मुझे झूठ की बू आती है। ये जरूर इस केस में इन्वॉल्व है। इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, अच्छी तरह से चेक करो। अगर उसमें कुछ ना मिले तो मुझे शक है कि इस किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए इसने किसी दूसरे नंबर का इस्तेमाल किया है। रवि फोन उठा। रवि, उस आयशा से बात कर रहे थे ना यहाँ पर छुपकर? अरे उससे कुछ पूछना था। दीदी मेरी बात, दीदी मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें बाथरूम में जाना पड़ा मानव? बता मुझे। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे दीदी मेरी बात सुनो। अच्छा अच्छा, तुम चाहती हो ना कि मैं उससे कभी बात नहीं करूं? मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा और ये फोन भी फेंक दूंगा। तो उसकी जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी। बच्चा है वो मेरा। अच्छा अच्छा सुनो, अब तुम आराम की जरूरत है, प्लीज जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हम जस्ट रिलैक्स, हम तुमको ढूंढेंगे। बॉडी पलटो। सर बस ये वॉलेट है। रवि, ये मर गया तो फिर ध्रुव का क्या होगा? क्या करूं? सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। खून कल रात को हुआ है 9 से 10 बजे के बीच। गला काट के खून किया गया है सर। हमने खबरियों को काम पे लगा दिया, फोटो भी सर्कुलेट कर दिया बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर मानव आया मिलने के लिए, बुलाओ उसे। ओके सर। सर ये फोटो देखिए सर। सर ये वही आदमी है जिसने उस दिन मेरे सर पर वार किया था सर। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें इसका चेहरा याद नहीं। हाँ सर, सर उस दिन मेरे सर पे चोट लगी थी, एकदम शॉक में था, सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। लेकिन आज जब मैंने इसकी फोटो अखबार में देखी तो फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो याद आया। सर यही था वो आदमी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है सर। और सर इसको मैंने अपने घर के आसपास भी देखा। Are you sure? यस सर। सुजीत, इनके घर के आसपास पूछताछ करो।
हो सकता है किसी ने देखा हो, शायद दीप्ति ने देखा हो। ओके सर। अगर इस आदमी ने मेरे बच्चे का किडनैप किया है और अगर ये मर चुका है तो मेरा बच्चा कहाँ है मेरा बच्चा? आप लोग नए नए सवाल लेकर आते हो, मेरे बच्चे को क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? हाँ? आप लोग को समझ में नहीं आता कि 1 साल से नहीं ढूंढा है मेरा बच्चा। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। हम आपके ही बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपने इस आदमी को कहीं देखा है, कुछ बता सकते हैं, आप पहचान ले, तो हम जल्द से जल्द इस तक पहुंच पाएंगे। सो प्लीज कोऑपरेट। जरा सोचिए, घर के आसपास हो, दूर कहीं हो, या इस आदमी ने आपका पीछा किया हो। मैंने देखा ऐसे, पर कहा घर के आसपास ही देखा होगा ना, याद करने की कोशिश करो। घर के आसपास नहीं देखा मैंने, पर कहीं तो देखा है मैंने इसे। सर, मानव के पड़ोसी ने तो नहीं देखा था उस आदमी को, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा था। कहाँ देखा था ये उसी आदमी? सर, ये पति पत्नी मिलके अपने गोल गोल घुमा तो नहीं रहे। मुझे तो लगता है अखबार में कोई न्यूज पढ़ी होगी, एक फोटो देख ली और अपनी कहानी जोड़ दी। पत्नी नहीं, पति। ये मानव हमें गोल गोल घुमा रहा है। मुझे नहीं लगता कि दीप्ति इस केस में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं। सर, उस लाश को एक आदमी ने पहचान लिया, रवि कुमार। रवि कुमार, देखते हैं। ये सब मेरे बच्चे का नहीं, पर ये नाइट सूट ध्रुव का, ये मेरे बच्चे का, क्या मेरा ध्रुव का? मारे ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे को उसने मेरे बच्चे को बात तो नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं होगा दीप्ति, कुछ नहीं होगा उसे। नहीं, मुझे बता, नहीं, ये मेरे बच्चे का छोड़ो। प्लीज, ये सारी चीजें हमें फॉरेंसिक लैब भिजवानी है। मानो मेरे बच्चे का है, मानो मेरे बच्चे का है, ये मेरे बच्चे का है। देखिए, हमें इस घर की तलाशी लेनी है, हमारे पास सर्च वारंट है। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। किडनैपर को तुम्हारा प्राइवेट नंबर कैसे मिला मानव? उसे कैसे पता? तो मुझे ये बताओ कि ये प्राइवेट नंबर रखने की जरूरत क्या थी? पापा, वो पड़ोस की आयशा है ना, उसी के साथ बात करने के लिए लिया होगा। और क्या? भी बोली जा रही, समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये नंबर सीक्रेट था तो किडनैपर को मिला कैसे? ये फोन हमें कुरियर से मिला, जिसमें सिर्फ एक नंबर था। जब नंबर डाल किया तो पता चला कि वो आपका है, और इस कुरियर के साथ एक चिट्ठी भी थी। इस बार 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मुझे कैसे पता? आप सब लोग मुझे किसे पूछे, किसे ब्लेम करे, बता ना मानव। तुम ही जिम्मेदार हो, तुम हमेशा से नालायक रहे हो और रहोगे। देखिए, वो मेरा भी बेटा है, मैं ऐसे कैसे? मेरी बात सुनिए, चुप हो जाइए आप। हमें इतना तो पता चल गया ना कि हमारा ध्रुव जिंदा है। अब ये सोचना है कि करना क्या है, 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है या पुलिस को बताना। पापा, पापा कुछ कीजिए ना प्लीज पापा। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। बस एक बार किडनैपर्स का फोन आ जाए तो हम हमारे ध्रुव को उनके चुंगल से छुड़ा कर देंगे। शक की सुई मानव पर अटकी हुई, लेकिन शक ये भी है ये जो बंदा मरा है रवि, ये भी शायद मानव के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन इस थ्योरी के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। सुजीत, एक काम करते हैं, इस पति पत्नी से अलग अलग पूछताछ करते हैं, पति के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं और बीवी को याद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि उसने रवि को कहां और कैसे देखा था। ओके सर। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आपने रवि को कहां देखा था? काश कि मुझे याद रहता, मेरे डिप्रेशन की वजह से मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। इसका आपके पति से कोई कनेक्शन किसी भी तरह से? देखिए, आप अपने पति को बचाना चाहती हैं या आप अपने बच्चे को? मैं
मैं जानती हूँ कि मेरे पति काफिर है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी प्रेगनेंसी के बाद मैं दूरी आ गई थी और मेरी डिलीवरी के बाद मेरी डिप्रेशन की वजह से हम और दूर हो गए थे। इसलिए वो आयशा के पास जाने लगे, उसे चुप चुप कर फोन करने लगे। मैं जानती हूँ कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ध्रुव में उनकी जान रखी है, वो ध्रुव को कुछ नहीं होने देंगे। मेरा आयशा के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं अपनी बीवी दीप्ति और बच्चे ध्रुव को बहुत प्यार करता हूं। और जिस बच्चे से तुम इतना प्यार करते थे अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर उसका ही किडनैपिंग करवाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को कुछ हो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था, सिर्फ पैसा। सर आप टेंशन में लग रहे बहुत। अरे आदमी जितना बड़ा उतनी बड़ी टेंशन। यार अभी बहुत बुरा हाल है बिजनेस का यार। क्रेडिट पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। इतना बकाया है कि 1 महीने की सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना तो यार बिजनेस बेचना पड़ सकता है मुझे। लाखों का नुकसान होगा, समझ रहा है? समझता हूँ यार। क्या करूं यार, कब तक मुंह छुपाता रहूं? अगर ये बिजनेस बंद हो गया ना तो मेरा ससुर है ना तमाशा दिखेगा मेरा। लेकिन वो तो काफी मालदार है, उसे क्या कमी? नहीं यार, उसने पहले ही बहुत कुछ दे रखा उसने मुझे। घर उसका है, बिजनेस उसका है, और कुछ नहीं देगा मुझे। देख अगर नहीं देता तो छीन ले। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुझ में हिम्मत है तो बताऊं। तेरा एक बच्चा है ना? ये सब मैंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया, अपने फ्यूचर के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया। तय तो यह था कि ध्रुव को खरोच तक नहीं आएगी, लेकिन इस हद तक गिरोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा सही थे तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, पता है तुम्हें? दीप्ति ऐसा मत। दीप्ति मेरी बात, दीप्ति। मानव का प्लान उल्टा पड़ गया। रवि ने उसे धोखा दिया, उसके पैसे लेकर भाग गया। फिर रवि का किसी ने खून कर दी, मतलब कोई और भी शामिल है इस प्लान। मास्टर प्लान उसी का लगता है। अगर बच्चा जिंदा है तो उसी के पास होगा, लेकिन वो है कौन? सर, एक बात बतानी थी आपको। कुरियर से एक फोन आया था और फिरौती की मांग भी की है। इस बार 5 करोड़ रुपए मांगे। ये फोन हमें कुरियर से मिला, साथ में चिट्ठी भी। इस बार 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। देखिए अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आपके बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। आपने जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। अपने माता पिता से मिलें, ओके? जाइए। हेलो, रुपए तैयार हैं? सर मैंने हर जगह पूछताछ की है, किसी ने उस कुरियर वाले को नहीं देखा। ये रहे फोन रिकॉर्ड्स। इस एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है, मतलब इस किडनैपिंग में कोई और भी इन्वॉल्व है। सुजीत पीछा करो। हमें किडनैपर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली। हमें पता है आपने उसे कहां देखा। हम जान चुके हैं कि रवि कुमार कौन। क्या हुआ? रवि का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया?
इलाज क्या है? सर, अपनी से कम उम्र के आयशा से शादी करके मैं खुश नहीं था सर। मुझे नहीं पता था कि ये शादी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती। वो हर एक से फ्लर्ट करते थे सर, मानव से, यहां तक कि मानव के ससुर से भी। यही बात से मैं और वीना करीब आए। बड़े अजीब लोग हैं, सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ जवानी से ही जुड़े होते हैं। आप जैसे मैच्योर वुमन को समझ पाने की ना इस इंसान में औकात ही नहीं। अब आप ही बताइए, रिश्ते क्या सिर्फ जिस्मानी होते हैं? आप इस सब में शामिल है ना? ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे को क्यों किडनैप करवाएगी? हमारे पास इनकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनके नंबर से बार बार आपके पड़ोसी विनोद को कॉल किया गया, किडनैपिंग की रात को भी। क्या आपने ऐसा माँ? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है माँ? बोलो। मेरे पति की नजर में मेरी कोई कीमत नहीं थी। औरतों से फ्लर्ट करने की बीमारी थी। और आयशा तो बेटी की उम्र की थी, पर उन्हें शर्म आए तब तो। ऐसे में मुझे विनोद मिले, अच्छे लगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगे सर। मैंने दीप्ति के पापा से कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो धमकी दी कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुझे। पैसा तो आयशा के पास ही था ना सर, उसे छोड़ देता तो मैं तो कंगाल हो जाता ना। सारी प्लानिंग मेरी थी सर। रवि दूर के रिश्ते से मेरा कजन था। तभी आपकी बेटी दीप्ति ने कहा कि उसने रवि को पहले शायद कभी देखा है, पर वो बहुत पहले की बात, इसीलिए दीप्ति को कुछ याद नहीं। रवि आवारा था, दीप्ति के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दीप्ति के घर की एक एक चीज मुझे पता थी सर। मुझे ये भी पता था कि वो कब पड़ोस के घर में गए। मैं पिछले दरवाजे से घुस गई, वाईफाई ऑफ किया। बच्चा जगा हुआ था, पर अपनी नानी को पहचानता था, इसलिए रोया नहीं। मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैंने रवि को बोला कि दरवाजे पर कुछ तोड़फोड़ कर दो, ताकि लोगों को लगे कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा है। इस मानव को अपने साथ कैसे इन्वॉल्व किया? मुझे मेरे दामाद की कमजोरी पता थी सर, यही सोचकर मैंने उसका इस्तेमाल किया, ताकि उसे भी सजा मिले। मेरी बेटी को धोखा दे रहा था, यही सोचकर मैंने ये सारी प्लानिंग की। 3 करोड़, इसके 3 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक वीना जी का। मुझे मंजूर है, और इसकी शुरुआत मुझे मानव से दोस्ती करने से करनी है। यस। रवि तो इस जुर्म में तुम्हारा पार्टनर था ना, तो फिर उसे क्यों मार दिया? क्योंकि वो हमारे प्लान को छोड़कर बाहर निकलना चाहता था सर। जो भी है 3 हिस्से करो और बच्चे को छोड़ दो। 5 करोड़ मिलने के बाद इतनी आसानी से ये सौदा नहीं जाने देंगे। बहुत पैसा है आनंद के पास। जितना मिला उतना काफी है। तुम ऐसे बीच में प्लान छोड़कर नहीं भाग सकते। प्लान इतना ही था। तुम्हें पूरा प्लान बताया ही नहीं था। तुम्हें फोन करना ही होगा। आप मुझसे इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। मर्डर तो हमारे प्लान में था ही नहीं सर, इसीलिए रवि। और सर, मैं अपने नवासे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और ना दी मैंने। मुझे तो बस अपने पति और दामाद को सबक सिखाना था, और पति से पैसे लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी सर। तुम्हारी नई जिंदगी जरूर शुरू होगी, लेकिन जेल। जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश, बहुत कुछ पाने की चाहत रखना बिल्कुल गलत नहीं है। हर इंसान गुजरे हुए कल से बेहतर आज चाहता है। हर कोई बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है। अगर एक रिश्ता असफल हो जाए तो नए रिश्ते के साथ जिंदगी को शुरू करने में कुछ गलत नहीं, लेकिन अगर उस रिश्ते की बुनियाद जुर्म पर रखी जाए तो फिर वही होता है जो विनोद और वीना के साथ हुआ। दीप्ति जो वैसे ही डिप्रेशन में थी, उसके 2 सबसे करीबी अपनों ने उसे धोखा दिया था। वैसे तो कुछ हद तक हम सभी खुदगर्ज हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हमारी खुदगर्जी इस हद तक कभी ना बढ़ पाए कि हम दूसरों को तबाह करने लगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि दूसरों को तबाह करते करते हम खुद ही तबाह होते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।